देख रहे हैं, क्वेश्चन ये है कि एक्स ए सिटीजन ऑफ इंडिया हैज कमिटेड एन ऑफेंस इन श्रीलंका पनिशेबल विथ अंडर आईपीसी. Describe the provision regarding extension of IPC to extraterritorial offences. How such offense can be tried in India? तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, यह क्वेश्चन 2013 के मध्य प्रदेश के एग्ज़ाम में पूछा गया है हायर जुडिशियरी में. तो इसके लिए हमें आईपीसी का सेक्शन 3 और 4 देखना होगा. देखिए आईपीसी का सेक्शन 3 क्या कहता है. सेक्शन 3 बताता है कि पनिशमेंट ऑफ ऑफेंस कमिटेड बियॉन्ड व्हाट विच बाय लॉ मे बी ट्राइड विद इन इंडिया. ये सेक्शन कहता है कि उन केसेस में ऑफेंस की बात कर रहा है जो इंडिया के बाहर किए जाएंगे. तो कहता है एनी पर्सन लायबल बाय एनी इंडियन लॉ. इट मीन्स कोई व्यक्ति है जो भारतीय कानूनों से बंधा हुआ है, उत्तरदायी है भारतीय कानूनों के. तो एनी पर्सन लायबल बाय एनी इंडियन लॉ टू बी ट्राइड फॉर एन ऑफेंस कमिटेड बियॉन्ड इंडिया shall be committed beyond India shall be dealt with according to the provisions of this code for any act committed beyond India in the same manner as if such act had been committed within India. इट मीन्स ये सेक्शन बहुत ही क्लियर टर्म्स में ये कह रहा है कि कोई व्यक्ति जो भारतीय कानूनों से लायबल है, भारतीय कानूनों के प्रति उत्तरदायी है, वह यदि कोई ऑफेंस करता है इंडिया के बाहर, बियॉन्ड इंडिया, कमिटेड बियॉन्ड इंडिया, तो ही शैल बी डेल्ट विथ अकॉर्डिंग टू द प्रोविजंस ऑफ दिस कोड, मीनिंग देयर बाय द आईपीसी. ही will be dealt with IPC in the same manner in respect of offense committed beyond India. He will be dealt with IPC in the same manner as such act had been committed in India. उसी तरीके से डील किया जाएगा जैसे कि वो ऑफेंस इंडिया में हुआ है. ये तो हो गया कि जो हमारा आईपीसी है, भारत का व्यक्ति इससे बंधा हुआ है, चाहे वो इंडिया के बाहर भी क्राइम क्यों न करता हो. सेक्शन 4 कहता है एक्सटेंशन ऑफ कोड टू एक्स्ट्रा टेरिटोरियल ऑफेंस. देखिए ये सेक्शन बहुत ही इम्पोर्टेंट है. एक्सटेंशन ऑफ कोड, सेक्शन 4, एक्सटेंशन ऑफ कोड टू एक्स्ट्रा टेरिटोरियल ऑफेंस. द प्रोविजंस ऑफ दिस कोड अप्लाई ऑल्सो टू एनी ऑफेंस कमिटेड बाय एनी सिटीजन ऑफ इंडिया. ये जो प्रोविज़न है इस कोड का वो किस पर अप्लाई होता है? एनी सिटीजन ऑफ इंडिया, एनी सिटीजन ऑफ इंडिया. देख रहे हैं हाईलाइट किया हुआ है हमारे बुक में. एनी सिटीजन ऑफ इंडिया इन एनी प्लेस विदाउट एंड बियॉन्ड इंडिया, मीन्स इंडिया के बाहर. सेकंड कहता है एनी पर्सन ऑन एनी शिप, कोई भी व्यक्ति जो किसी जहाज पर और एयरक्राफ्ट रजिस्टर्ड इन इंडिया. मतलब यहाँ देखिए जो क्लाउज ए था उसमें व्यक्ति भारत का नागरिक है, क्लाउज बी में वो शिप या जो एयरक्राफ्ट है वो भारत का नागरिक है. क्यों? क्योंकि इट इज रजिस्टर्ड इन इंडिया वेयर एवर इट में बी. अब वो जहाज विश्व के किसी भी कोने में होगा, उस पर कोई ऑफेंस किसी भी व्यक्ति के द्वारा किया जाएगा तो आईपीसी उस पर लागू होगा. यू कांट टेक द प्ली इफ सच ऑफेंस वाज हैपेंड इन आउटसाइड इंडिया. दैट वाज नॉट हैपेंड इन आउटसाइड इंडिया बिकॉज द शिप और एयरक्राफ्ट ऑन विच द ऑफेंस वाज कमिटेड दैट इज रजिस्टर्ड विथ इंडिया, सो दैट इज इंडियन टेरिटरी यू कैन से. थर्ड कहता है एनी पर्सन इन एनी प्लेस, कोई भी व्यक्ति और कहीं भी, विदाउट एंड बियॉन्ड इंडिया, विदाउट
and beyond India committing offense targeting a computer resource located in India। देखिए इस सेक्शन को समझिए, विदाउट एंड बियॉन्ड इंडिया, वो व्यक्ति कहीं भी कोई भी ऑफेंस कर रहा है, कहाँ, भारत से बाहर में रहते हुए, विदाउट एंड बियॉन्ड इंडिया, बट उसका जो टारगेट है, दैट टारगेट इज सिचुएटेड इन इंडिया बिकॉज it is clearly saying that computer resource located in India। तो in that case again the offense was committed in India, it is treated like। explanation कहता है कि word offense includes every act committed outside India which if committed in India would be punishable under this code। ये कहता है कि ऑफेंस अगर कमिट किया जाता है, कोई भी एक्ट, ऑफेंस जो वर्ड है ये कोई भी एक्ट को इंक्लूड करता है, अगर वो इंडिया के बाहर होता है परंतु अगर इंडिया के अंदर होता तो वो ऑफेंस होता, पनिशेबल अंडर दिस कोड। यहाँ पर ये देखने वाली चीज़ है कि ये भारतीय लॉ, ऑल जो दूसरे लॉज हैं उनकी बात नहीं कर रहा है, केवल दिस कोड की बात कर रहा है। आईपीसी का ये टेरिटोरियल ज्यूरिसडिक्शन है, आप किसी भी पनिशेबल लॉ को वहाँ अप्लाई नहीं कर सकते, आईपीसी को कर सकते हैं क्योंकि आईपीसी ये बात कह रहा है। बी में कहता है कि कंप्यूटर रिसोर्स, कंप्यूटर रिसोर्स की मीनिंग जो है वो कहाँ डिफाइन है, वो सेक्शन 2 ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 में डिफाइन है, कंप्यूटर रिसोर्स किसको कहेंगे, ठीक है। अब यहाँ देखिए एक एग्जाम्पल भी है, ए हु इज ए सिटीजन ऑफ इंडिया, देखिए भारत का नागरिक है, कमिट्स ए मर्डर इन युगांडा, वो विदेश गया है, युगांडा में उसने क्राइम कर दिया है, ही कैन बी ट्राइड एंड कन्विक्टेड ऑफ मर्डर इन एनी प्लेस इन इंडिया इन विच he may be found, जहाँ भी वो पाया जाएगा तो वो इंडिया में वो ट्राई किया जाएगा, कहाँ, जहाँ पर उसको पकड़ा जाएगा, इंडिया के किसी एरिया में जहाँ वो पकड़ा जाएगा वहीं उसके ऊपर ऑफेंस ट्राई हो जाएगा। तो ये सेक्शन इस चीज़ को क्लियर कर दिया। सेक्शन 3 और 4 कि इंडिया के बाहर, जैसा कि क्वेश्चन में हम देख रहे हैं कि श्रीलंका में ऑफेंस होता है और सिटीजन इंडिया के द्वारा होता है, यानी कि सेक्शन 4 सीधा सीधा अप्लाई हो रहा है, ठीक है। तो आईपीसी का एक्स्ट्रा टेरिटोरियल जो ज्यूरिसडिक्शन है वहाँ हो जाएगा, और सेक्शन 3 कहता है कि वो सेम मैनर में लायबल होगा जैसे कि उसने इंडिया में ऑफेंस किया है, ठीक है। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है एट अबाउट 10 PM ऑन ए हाईवे एक्यूज्ड A and B jointly stopped C, then A voluntarily caused grievous injury to C and accused B snatched a gold chain of C, explain the offense committed by them। देखिए यहाँ सिंपली कहा जा रहा है कि A और B ने जॉइंटली सी को स्टॉप किया और स्टॉप करने के बाद उसने वो ग्रीवियस इंजरी काउज करी है, और ग्रीवियस इंजरी काउज करने के बाद एक चेन जो है, ए ने ग्रीवियस इंजरी काउज करी और बी जो है उसने चेन को स्नैच कर लिया, गोल्ड चेन सी के ऊपर से। तो अब ये पूछ रहा है कि एक्सप्लेन द ऑफेंस कमिटेड बाय देम। If we see the IPC, there is not only a single section which covers these all offense. So we have to go in break. So long as Haryana is concerned, there is a clear section for chain snatching, simple chain snatching and chain snatching with hard. But here we have to take recourse. First, wrongful restraint. When A and B jointly stopped C, when the A and B jointly stopped C, so you can understand section 34 comes into play, because there are two persons, they have clear intention, both have stopped jointly. So section 34 says
if any offense is committed by more than one person in furtherance of common intention of all, then they all are liable in the same manner as that has been committed by any of them. So ए एंड बी ज्वाइंटली यहाँ लाइबल हो रहे हैं सेक्शन 34 से। अब इन्होंने स्टॉप किया है सी को, तो ये आ गया रॉन्गफुल रेस्ट्रेन विच इज डिफाइंड अंडर सेक्शन 339 विच क्लियरली सेज दैट इफ ए पर्सन हैज बीन restrained to move in any direction where he wants to go, but he can't because of such restraint, so that is the wrongful restraint, and he has a right to go anywhere. So wrongful restraint has been caused by A and B jointly by stopping. So 339 is punishable under section 341 and punishment is 1 month or 1000 rupees. So here he is liable for that first. Then there is A voluntarily caused grievous hurt to C. ए ग्रीवियस हर्ट काउच करता है सी को और एंड बी जो है स्नैच करता है चेन को। यहाँ पर सेक्शन 34 का कॉमन इंटेंशन सामने आ रहा है क्योंकि दोनों ने मिलकर रोका, उसके बाद बोथ ऑफ देम, वो एक ने ग्रीवियस हर्ट काउच किया है, वॉलंटरली काउजिंग ग्रीवियस इंजरी। तो ग्रीवियस हर्ट जो है 320 में बताया जाता है, 320 में डिफाइन किया गया है। तो because the question itself saying that grievous injury, then we assume that there is a grievous hurt, so he is liable for punishment under 325 also। 325 में 7 years की punishment है। And B snatched a gold chain, here section 378 comes into picture। 378 theft, because a movable property has been removed from his neck without his consent and dishonestly, it has been removed dishonestly. So these offenses have been committed by A and B, and this is done in the night. So basically it is a case of robbery, and robbery says that in every case there is either theft or extortion. So this is a case of 390, 389 which define robbery. You can see here the definition of robbery. In all robbery there is either theft or extortion. When theft is robbery if in order to the committing of the theft, or in committing the theft, or in carrying away or attempting to carry away property obtained by theft, the offender for that end voluntarily causes or attempts to cause to any person death or hurt or wrongful restraint or fear of instant. See, hurt has been caused, that is the grievous hurt, and wrongful restraint. So this is here the case theft is robbery. So we have to cover this offense in section 390 and 319. If you see the section B, it is robbery in highway. So there is no section for if the offense is committed in night. Attempt to commit robbery, punishment for robbery, and voluntarily causing hurt in committing robbery. What? No section is defining voluntarily causing grievous hurt in robbery. So
The offense committed was this 394 से if a person in committing or attempting to commit robbery, we have seen that under section 390 it is covered, and in that case what he is doing voluntarily causes hurt such person and any such other person jointly concerned in committing or attempting to commit such robbery shall be punished with imprisonment for life or with rigorous imprisonment or for a term which may extend to 10 years and shall also be liable to fine. So he is liable for rigorous imprisonment for 10 years or life. As now come to the third question, that is the sexual harassment. Sexual harassment has been added in 2013 itself, and you can see this question paper is 2013, so you have to prepare with recent laws. You must be update yourself. So define sexual harassment, describe the procedure and punishment provided for the offense. Sexual harassment is defined in section 354A, and there is nothing to say because everyone is aware. I hope so, because this section is too much in use or misuse, both cases are there. So sexual harassment and punishment for sexual harassment. 354 sexual harassment and punishment for sexual harassment. A man committing any of the following act. ये सिंपली कह रहा है कि ये एक्ट अगर आप करते हैं तो अब कौन कौन सा एक्ट इसमें शामिल है ये देख लीजिए. फर्स्ट, फिजिकल कॉन्टैक्ट एंड एडवांसेस इन्वॉल्विंग ओवर अनवेलकम एंड explicit sexual overtures. You are well know the Gnediwala judgment, in which physical contact has been defined in such a way that causes too much uproar, and Supreme Court comes into picture and stay that judgment. In respect of POSCO, there the word was also the physical contact. So you must be aware of these things also. So physical contact and advances involving unwelcome and explicit sexual overture. ठीक है, आपको फिजिकल कॉन्टैक्ट, अनवेलकम एंड एक्सप्लिसिट सेक्सुअल ओवरट्यूर, इनसे बचना है. दूसरा कहता है ए डिमांड और रिक्वेस्ट फॉर सेक्सुअल फेवर. आजकल बहुत कॉमन है, किसी भी काम के लिए लोग डिमांड कर देते हैं, तो दैट ऑल्सो कम्स अंडर दिस सेक्शन. मियर डिमांड, आप इस चीज़ को अंडरस्टैंड करिए, डिमांड और रिक्वेस्ट फॉर सेक्सुअल फेवर. थर्ड क्या कह रहा है, शोइंग पोर्नोग्राफी अगेंस्ट द विल ऑफ अ वुमेन. अब वुमेन देखना नहीं चाह रही है, आप ज़बरदस्ती उसे दिखाए जा रहे हो. फोर है मेकिंग सेक्सुअली कलर्ड रिमार्क, कुछ ऐसे शब्दों का प्रयोग जो ही मतलब सेक्सुअली कलर्ड रिमार्क्स हैं. जैसे कलरेबल लेजिस्लेशन समझते थे ना, कि करना कुछ था और करते कुछ थे और उसको रंग दिया जाता था कि हम लॉफुली एम्पावर्ड हैं. तो उसी तरह से है कि आप कोई भी कमेंट ऐसा करते हैं जो सेक्सुअली कलर्ड है, वो सामने से बेशक इसकी मीनिंग हिडन हो सकती है, बट वो सेक्सुअली कलर्ड है, तो वो भी इसमें कवर्ड हो जाता है. अब इसमें आगे बताता है कि एनी मैन हु कमिट्स द ऑफेंस स्पेसिफाइड इन क्लाउज 1 and 2 और क्लाउज 3 ऑफ सब सेक्शन 1, देखिए सेक्सुअली कलर्ड रिमार्क को छोड़ के बात की जा रही है, शैल बी पनिश्ड विथ रिगरस इम्प्रिजनमेंट फॉर ए टर्म विच मे एक्सटेंड टू 3 years और विथ फाइन. 3 साल और फाइन देने के लिए लायबल रहेंगे और विथ बोथ.
थर्ड कहता है एनी मैन, यहाँ सेक्सुअली कलर्ड रिमार्क को डील किया जा रहा है और फिजिकल कॉन्टैक्ट को डील किया जा रहा है। इसमें कहा गया है शैल बी पनिश्ड विथ इम्प्रिजनमेंट ऑफ आइदर डिस्क्रिप्शन फॉर ए टर्म विच में एक्सटेंड टू 1 ईयर। इसके लिए 1 साल की सज़ा है और बाकी 2 के लिए जो है सज़ा 3 साल है, तीनों के लिए, जबकि 4 और 1 के लिए 1 साल की भी सज़ा है। 4 के लिए 1 साल की सज़ा है, केवल 4 के लिए सेक्सुअली कलर्ड रिमार्क्स अगर आप यूज करते हैं तो 1 साल की सज़ा है, अदरवाइज 3 साल की सज़ा है और फाइन भी है। ठीक है, तो अब कहता है डिस्क्राइब द प्रोसीजर एंड पनिशमेंट प्रोवाइडेड फॉर द ऑफेंस। अब रह गई बात, क्वेश्चन को हमने सेक्सुअल हरेसमेंट क्या है ये डिफाइन कर दिया, दूसरा हमने बता दिया कि पनिशमेंट क्या है। अब इसमें प्रोसीजर की बात है, तो प्रोसीजर क्या है? तो प्रोसीजर बहुत सिंपल है, यू हैव टू, बिकॉज दिस इज ए cognizable offense, so you have to make a complaint to the police. If the police do not take any action, because he is bound to take action under section 154 of CRPC, because there is a cognizable offense. If he do not take action, then you have to file a complaint under section 200, and when you file the complaint under section 200, the court will take cognizance of the offense. It may call for a report from the police officer because it is a cognizable offense and then proceed. So that is, now the next question is A shot a fire at B. You can see the question. A shot a fire at B and thereby causing injury on his thigh. What factors may relevant to ascertain as to whether the offense committed by A comes under section 307 and not under section 324 IPC only? Discuss. So what we have to do, we have to read both the section. First we should read 307, what it says. 307 says, जैसा कि आप देख पा रहे हो, नहीं अभी ये तो आप नहीं देख पा रहे हैं, मैं अभी 307 दिखाता हूँ। 307 says attempt to murder, whoever does any act with such intention or knowledge, इंटेंशन है या नॉलेज, एंड अंडर सच सर्कमस्टांसेस, 3 चीज़ें आपको ध्यान रखनी है, सच, इंटेंशन और नॉलेज और अंडर, एंड अंडर सच सर्कमस्टांसेस, यहाँ एंड है वहाँ और है, सच सर्कमस्टांसेस दैट इफ ही बाय दैट एक्ट caused death he would be guilty or murder shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to 10 years and shall also be liable to fine. And if hurt is caused to any person by such act, the offender shall be liable either to imprisonment for life or in such punishment or to such punishment as to hereinafter mentioned. तो इसमें अटैम्प्ट टू मर्डर में बता रहा है कि अगर इंटेंशन और नॉलेज है और उन परिस्थितियों में है कि जहां अगर डेथ काउज होता है तो ऑफेंस मर्डर होता है, देन इट इज अटैम्प्ट टू मर्डर अगर डेथ काउज नहीं हुआ है। अब 324 क्या कहता है? 324 हार्ट का है। 319 से हार्ट शुरू हो जाता है ना, हाँ, तो 324 जो है वॉलेंट्री काउजिंग हार्ट बाय डेंजरस वेपन और मीन्स whoever except in cases provided for by section 334 voluntarily causes hurt
by means of any instrument for shooting, stabbing or cutting, or any instrument which used as weapon of offense is likely to cause death. Weapon of offense likely to cause death by means of fire or any heated substance, or by any means of any poison or any corrosive substance, or by means of any deleterious to the human body, means of any explosive substance, or by means of any substance which is deleterious to the human body to inhale, to swallow, to receive into blood, or by means of any animal shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to 3 year, or with fine, or with both. दोनों में अंतर जो बेसिक आप देख रहे हैं, सेक्शन 307 कह रहा है कि you have intention or knowledge, and in such circumstances you have committed an offense which, if their death is caused, it will be called murder. Then you are liable for attempt to murder, 307, whereas 324 is talking about use of dangerous weapon. It may not be that use of that dangerous weapon always cause death. Dangerous means dangerous. Anything which is dangerous, here the act may or may not be dangerous, but the thing is dangerous which has been used in the offense. So this is the basic difference between the both, because their knowledge, their intention, so gravity of the offense is greater in section 307, and therefore also the punishment is more because of that. So it all, friends, 2013 MP Higher Judiciary question we have seen. This is the part of IPC. I will make separate video for others. Thanks. Vande Matram.